हे एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और इसकी हम सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, 1.2 और 1.3, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने 1.1 और 1.4 जो है आपके सिलेबस में से डिडक्ट की है। सो आपको सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेस करनी है, 1.2 और 1.3, और इनमें सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं। एक तो हम इसके इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और फिर आपके पास आ जाएंगे इसके 2 टॉपिक्स। फर्स्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक, और दूसरा टॉपिक आपके पास होने वाला है प्रूफ इरैशनेबिलिटी। ये बस 2 टॉपिक्स आपको करने हैं। तो जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, इसमें हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स में ना सबसे पहले टाइप्स आ जाती हैं। मैं आपको टाइप्स बताती हूँ कौन सी है। रियल नंबर्स सबसे पहले आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स, और इसके साथ आ जाएंगे इरैशनल नंबर्स। देन रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो, और पॉजिटिव नंबर्स। और पॉजिटिव नंबर्स इसमें भी अब 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कौन सी? होल नंबर्स। अगर इनको हम कंबाइन करें, होल नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। और नेचुरल नंबर्स, ये कौन से होते हैं पता है सबको, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, 1 से लेके आगे अप टू सो ऑन। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आ जाते हैं? वो कोई भी नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और ये जो p और q हैं, इनका HCF 1 होता है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो है, जिस भी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर है। अब इसमें आप नंबर्स भी कंसिडर कर सकते हो जो नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो मैं 1 कंसिडर कर रही हूँ, आप बोलोगे 1 तो फ्रैक्शन है नहीं, बट अगर मैं इसके नीचे ओवर में 1 लगा दूँ तो ये भी तो फ्रैक्शन ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फ्रैक्शन है। या फिर कुछ नंबर्स फ्रैक्शन ही ले लो, 2/3 या -1/2, ये क्या है? सारे रैशनल नंबर्स हैं। यानी कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ गए, इरैशनल नंबर्स भी आ गए। ये कौन से हैं? √2 हो गया, पाई हो गया, या 2√2, √5, ये सभी नंबर्स। रियल नंबर्स में ये सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें ये दोनों टॉपिक्स करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना, आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर में 6 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हो, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चैप्टर ना बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। HCF LCM करना है और इरैशनैबिलिटी प्रूव करनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, 4-5 क्वेश्चंस भी अगर आपने एक टॉपिक के प्रैक्टिस कर लिए ना, तो आप मान सकते हो कि आपके ये 6 नंबर पक्के हो सकते हैं मैथ्स के एग्ज़ाम में। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक पे। अब ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम क्या कहती है कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम्स या उसके फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हो। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो मैं 8 को कंसिडर कर रही हूँ। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ, जैसे 2 या फिर 2⁻3। ये मैंने क्या किया कि 8 को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब ना 8 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 और 8। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं उसके, सॉरी 4 भी है, 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 8, ये सभी उसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यार ये भी तो हम यूज़ कर सकते थे, 1 × 8 लिख सकते थे या 2 × 4 लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते, बट ऐसे हमें नहीं लिखना। बिकॉज जो इसकी फंडामेंटल थ्योरम है वो क्या कहती है कि हमें इसको इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 है,
तो हम क्या करेंगे, इसे 2 के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब 2⁻3, ये हमें उसके प्रोडक्ट्स की फॉर्म मिल गई। अच्छा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा। वो नंबर जिसका सिर्फ एक तो 1 फैक्टर होता है और दैट नंबर इटसेल्फ, मतलब इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक 1 और नंबर इटसेल्फ। इसके ही ऑपोजिट ना एक होता है कॉम्पोजिट नंबर। ये कौन सा नंबर होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। मतलब एक तो 1 है ही, एक नंबर इटसेल्फ भी है, और इसके अलावा भी उसके कुछ फैक्टर्स हों, यानी कि प्राइम नंबर का ऑपोजिट है ये। मतलब 8 यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उसके 4 फैक्टर्स हैं, एक 1, एक नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा भी इसके 2 फैक्टर्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, चेक वेदर 4n and 6n for any value of n end with digit 0। ये दो सम्स 4n वाला और 6n वाला आपको आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 4n वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में है, और 6n वाला जो क्वेश्चन है वो 1.2 एक्सरसाइज में है। अब आपको बताना क्या है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये नंबर्स डिजिट 0 के साथ एंड कर सकते हैं। अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 के साथ एंड कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है कि उसके पास 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 2, एक 5। अब इन दोनों नंबर्स के पास 2 तो है एज अ फैक्टर बट 5 नहीं है। कैसे? 4 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2। 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 3। दोनों के पास 2 तो है बट 5 नहीं है, तो ये दोनों ही डिजिट 0 के साथ कभी भी एंड नहीं कर सकते। तो बस यही आपको दिखाना था, यही आपको बताना था क्वेश्चन में, और आप इसको सिंपली लिख दोगे कि क्यों ये कभी भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं कर सकते। बिकॉज 5 एज अ फैक्टर इज मिसिंग इन बोथ ऑफ दीज नंबर्स, दैट्स वाई दीज नंबर्स कैन नेवर बी एंड बाय डिजिट 0। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो HCF और LCM पे डिपेंड करते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें पहले से कर रखी हैं। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है? HCF है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ये दो नंबर्स आपके पास जो दिए होंगे, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4 और 6 की ही ले लेते हैं। ये दो नंबर्स आपके पास गिवन है, दोनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट, इन दोनों का HCF क्या है? इसको मैं लिख सकती हूँ 2⁻²। HCF आ जाएगा 2⁻1। क्यों आएगा? बिकॉज HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों नंबर्स में कौन सी आ रही है? 1 आ रही है। दैट मीन्स 2⁻, हम इसका HCF कंसिडर कर लेंगे। और LCM क्या लेंगे? LCM is the product of greatest power of each prime factor involved in the numbers। इन दोनों में जो फैक्टर्स हैं कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 3 है। इन दोनों की ग्रेटेस्ट पावर्स आप बताओ। 2⁻2 ये इसकी ग्रेटेस्ट पावर है क्योंकि यहाँ पे 1 है, उससे बड़ी ये है, और 3 तो इसी में है, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। LCM क्या आ गया हमारे पास? 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1, 4 × 3 12। ये आपका LCM आ गया। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन भी की थी। 4 6 2 2 3 2 1 3 और 3 लास्ट पे 1 1। ये आपका LCM आ गया 12। तो LCM हम कुछ इस तरह से भी निकाल लेते थे छोटी क्लासेस में, ये भी आप कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि हमने HCF निकालना है, LCM निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज़ कर रहे होंगे अपने मेथड्स में। और हमारे पास ना एक फॉर्मूला भी है, HCF × LCM इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास HCF गिवन है,
एलसीएम नहीं गिवन, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ लिखा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया, एचसीएफ को यहाँ लाकर डिवाइड कर दिया, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर आपके पास एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है, तो आप सेम प्रोसेस करोगे, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं गिवन, ये फॉर्मूला लगाओगे और आपको वो आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास दो सम्स हैं। सबसे पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 96 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 पे 4 8, 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 3 पे 1। उसके बाद 404, 2 पे 202, 2 पे 101 और 101 प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यानी कि 96 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 और 404 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 रेज़ टू पावर 2, सॉरी यहाँ पे 3 भी था, 2 रेज़ टू पावर 2 और 101, ये फैक्टर्स आ गए। अब एचसीएफ क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी 2 की पावर 2, ये एचसीएफ आ गया। और अगर इसी के साथ आपको एलसीएम भी फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा, हर फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर, सबसे पहले 2 है, उसकी ग्रेटेस्ट पावर 5 है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5, फिर है 3, ग्रेटेस्ट पावर है 1, फिर है 101, ग्रेटेस्ट पावर है 1, ये आपका एलसीएम आ गया। अब ये वाला सम है, इसमें आपको एलसीएम गिवन दिया है और एचसीएफ आपको फाइंड करना है। जब आपको एक चीज़ दी है, दूसरी फाइंड करनी है, वैसे तो आप एचसीएफ इसका भी सिंपली फाइंड कर सकते हो, बहुत छोटे से नंबर हैं, फाइंड करना इजी है। लेकिन अगर आपको एक चीज़ दी है, दूसरी फाइंड करनी है और आपको शो भी करना है, ये 1 मार्क सम ना हो, आपको शो करना हो कि आपने कैसे किया, तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर लगाएं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या आ जाएगा, 12 इंटू एचसीएफ इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ये 2 नंबर्स दिए हैं, 4 इंटू 6, एचसीएफ क्या आ गया, 4 इंटू 6 24, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 पे कट होगा, एचसीएफ आ गया 2। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स पर एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो आप 3 नंबर्स जब किए गिवन है तो वेरीफाई ये नहीं कर सकते, वैसे तो आपको ये बताएंगे नहीं। मान लो अगर आपको ट्रू फॉल्स में आ गया कि बताओ भी ये 3 नंबर्स पर एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं जी ये एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ 2 नंबर्स पर ही एप्लीकेबल होता है। इस समय आपको बताना है कि ये 2 जो नंबर्स हैं, काफ़ी सारे हैं वैसे तो, बट आपको इसे 1 नंबर और इसे 1 नंबर कंसिडर करना है। ये दोनों नंबर्स आपको बताने हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, और 2 ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक तो 1 और दूसरा दैट नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर प्लस भी किया गया है, एक टर्म को यहाँ पर भी किया गया है। जब तक आप इन नंबर्स को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते, आप इन नंबर्स को इनके फैक्टर्स कंसिडर नहीं कर सकते। तो लेट अस नो कि ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स कैसे हैं। मैं पहला नंबर लेती हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 13 को कॉमन निकाल लिया, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये 1 टर्म, ये दूसरी टर्म। यहाँ मैं 13 को कॉमन निकाल रही हूँ, यहाँ पर भी 13 को कॉमन निकाल रही हूँ, दोनों की जगह 1 आ गया। ये क्या बन गया, 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। ये 2 फैक्टर्स आ गए, मल्टीप्लाई बाय 1 भी आ गया, और ये प्रोडक्ट करके जो नंबर बनेगा दैट नंबर इटसेल्फ। तो 4 फैक्टर्स बन गए हैं, और 78 भी खुद इसके भी फैक्टर्स हैं। एक तो 2 आ गया इवन नंबर, और भी इसके फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है। दूसरा 7 6 5
4 3 2 1 प्लस 5। यहाँ पर भी आप 5 को कॉमन निकाल लोगे। 4 3 2 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा? 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12 और 24। 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ये आंसर आ गया आपके पास 8 10 10 प्लस 1। ये भी आपके दो फैक्टर्स बन गए। 5 इंटू 1 0 0 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्रोडक्ट करके जो बनेगा दैट नंबर इटसेल्फ। तो बन गए 4 फैक्टर्स इसके भी। दैट मीन्स ये भी कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, हेंस वेरीफाइड। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं, इसलिए इनके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equals x cube y square and b equals xy cube where x and y are prime numbers. Find LCM। दो नंबर्स हैं a और b, a इसके बराबर है, b इसके बराबर है, और यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है a और b का। LCM कैसे फाइंड करेंगे? पहले उसके फैक्टर्स लिखेंगे। a के फैक्टर्स हैं x का क्यूब, y का स्क्वायर, और x और y प्राइम नंबर्स हैं। b के फैक्टर्स हैं x y क्यूब। LCM फाइंड करना है। LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर्स। फैक्टर्स कौन से हैं? x और y। ग्रेटेस्ट पावर्स कौन सी हैं? इनमें से x की क्यूब है, यहाँ पर देखिए 1 पावर है इसकी। 3 और 1 में से बड़ा है 1, तो x की पावर 3 ये आ जाएगा LCM में। और y में 2 और 3 में बड़ा है 3, तो इसलिए y की पावर भी 3। LCM में हमें प्राइम नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर वाले फैक्टर्स लेने होते हैं। यहाँ पर x की पावर 3 और 1 में से हमने चूज़ किया x की पावर 3, और y की पावर 2 और 3 में से हमने चूज़ किया y की पावर 3, इसलिए LCM इक्वल्स x क्यूब y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब है? पावर। ये इसके ऊपर y के ऊपर ये 3 हेड पे इसके जो नंबर है उसे पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 196 की। 196 पहले जाएगा ये 2 पे, 2 9 ज़ा 18, 1 और 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो 196 के क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी सम ऑफ पावर्स बतानी है प्राइम फैक्टर्स की। प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 7, उनकी पावर्स हैं 2 और 2, इनका हमें बताना है सम। तो 2 और 2 क्या हुआ? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 2 + 2 4, ये आपका आंसर आ गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1, एक नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 2 फैक्टर्स होते हैं एक प्राइम नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। रेशियो निकालनी है LCM की और HCF की। किसका LCM और HCF? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर का और लीस्ट प्राइम नंबर का। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर, इनकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 ना तो कॉम्पोजिट है ना प्राइम है। उसके बाद 2 है प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हुआ 2, यानी कि लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। उसके बाद 3, ये भी प्राइम नंबर है। फिर है 4 में 1 फैक्टर है, 4 भी उसका फैक्टर है, दैट नंबर इटसेल्फ, और 2 भी उसका फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, दैट मीन्स 4 कॉम्पोजिट नंबर है, और वो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। दैट मीन्स लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4।
और हमें 4 और 2 इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों की रेशियो निकालनी है। 4 और 2 इनका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, पहले फैक्टर्स लिख लेंगे। 4 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर और 2 वो खुद ही प्राइम है। एचसीएफ कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर कौन सा है इन दोनों में से, 2 है। स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 2 और 1 में से 1 है, दैट मीन्स एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम क्या आएगा, फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। तो ग्रेटेस्ट पावर वाला फैक्टर कौन सा है, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। अब निकालनी थी हमें इनकी रेशियो। पहले एलसीएम, एलसीएम आ गया 4, उसके नीचे एचसीएफ वो आ गया 2, कटिंग की 2/1, दैट मीन्स रेशियो आ गई 2:1। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 7 × 11 × 13 + 13 इज अ ब्लैंक नंबर। ये सम ना मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, इसके जैसा एक सम जो आपकी एक्सरसाइज में है। तो इसे करना कैसे है, मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पर प्लस हो तो हम इन नंबर्स को किसी नंबर के फैक्टर नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर 13 और 13 ये रिपीट हो रहा है, तो 13 को हम क्या करेंगे, पहले तो कॉमन निकाल लेंगे। फर्स्ट पे आया 7, फिर आया 11, 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ये क्या बन गया, 13, 7 × 11 77 × 1 77 + 1 78, 13 × 78। अब ये मल्टीप्लाई होकर जो भी नंबर बनेगा और साथ में इंटू 1, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर्स हो गए इस नंबर के। इसको मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 7 × 13 क्या आएगा, 3 8 = 24, 3 7 = 21, +2 23, +8 31, 3 और 7 10, 1014 आएगा आई थिंक। तो 1014 के क्या फैक्टर्स बन गए, एक तो दैट नंबर इटसेल्फ, 1 13 और 78, ये 4 फैक्टर्स। और 78 में भी आगे कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं, बिकॉज इवन नंबर है तो 2 तो ऑब्वियसली इसका फैक्टर है, शायद कुछ और नंबर्स भी आ जाएं, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। और टिक लगाने से पहले हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक होल नंबर भी है। तो बिना सारी ऑप्शंस देखे हम टिक नहीं लगाएंगे, हम सारी ऑप्शंस पहले देखेंगे। होल नंबर भी आ गया, कॉम्पोजिट नंबर भी आ गया, दैट मीन्स बोथ 1 and 2, आंसर इज 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ HCF ऑफ 2 numbers is 1, the 2 numbers are called relatively blank or blank। 2 नंबर्स का अगर HCF 1 आ रहा है, दैट मीन्स उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। ये को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि वो 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो, दैट मीन्स को प्राइम। ये तो आंसर आएगा ही आएगा। और साथ में प्राइम कैसे, फॉर एग्जांपल ले लो, अगर 2 नंबर्स हैं 5 और 7, इनका हमें HCF निकालना है, तो HCF इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 आ जाएगा। 5 और 7 यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं, मतलब अगर 2 प्राइम नंबर्स आ रहे हों तब भी HCF 1 होता है, और अगर दोनों को प्राइम है, कॉम्पोजिट होने के बावजूद को प्राइम है, तो तब भी उनका HCF 1 होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्राइम और को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 and 12, वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है और 18 और 12 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लिख लेंगे 18 के और 12 के। 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 9 आ गया, 3 आ गया, तो 3 का स्क्वायर और 2 × 3 का स्क्वायर। 12 के फैक्टर्स 2 6 2 3, 2 का स्क्वायर और 3, 2 का स्क्वायर और 3, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब हमें निकालना था HCF और LCM। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स 2 और 3 दोनों हैं, स्मॉलेस्ट पावर दोनों की क्या है,
2 की 1 है, 1 और 2 में से स्मॉलेस्ट है 2, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ गया। और 3 में से 2 और 1 सेम, 3 की पावर 1 यानी 2 इंटू 3 6 इज़ द HCF। एलसीएम क्या आ जाएगा? फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर, तो फैक्टर्स 2 और 3 दोनों हैं, ग्रेटेस्ट पावर्स दोनों की 2 और 2 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 9 36। उसके बाद हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 6, एलसीएम 36, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21। यहाँ पर 18 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 8 ज़ा 96, 9 12 1 ज़ा 12 प्लस 9 21। वेरीफाई हो गया, सेम आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़, अभी हमने किया था 1 कॉम्पोजिट और प्राइम दोनों नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 है कॉम्पोजिट नंबर और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर, सो 4 इज़ द आंसर। नेक्स्ट सम, ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसे रीड करते हैं क्या है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास, सोनिया उसे ड्राइव करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि सेम फॉर द सेम पर्पस वो 12 मिनट्स लेता है। सपोज करना है कि दोनों ने एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, दोबारा वो सेम पॉइंट पर कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर कईयों को कन्फ्यूजन होता है कि एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो आप निशानी बोल सकते हो ना कि एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है, ये हमें कैसे मिलती है, इस क्वेश्चन में नहीं है, वैसे आपको बता रही हूँ। एलसीएम में मैक्सिमम, ये वर्ड जब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि मैक्सिमम पूछा है तो एलसीएम आ जाएगा, और अगर मिनिमम पूछा है तो एचसीएफ आ जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल बड़ा होता है कि फैक्टर बड़ा होता है? ऑफ कोर्स मल्टीपल, उसके नाम से ही पता चलता है कि वो किसी नंबर का मल्टीपल टाइम्स है, और फैक्टर उसका एक छोटा हिस्सा, उसका एक छोटा फैक्टर। तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बड़ा होता है, इसीलिए मैक्सिमम नंबर जब पूछा जाए तो एलसीएम निकालते हैं, पूछा जाए तो एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो जितने भी मिनट्स के बाद वो दोबारा मिलेंगे वो ऑफ कोर्स 18 और 12 का एक मल्टीपल होगा, तो इसलिए हम निकालेंगे एलसीएम 18 और 12 का। 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर और 3। एलसीएम क्या आ जाएगा? फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर्स, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। योर आंसर इज़ 4 इंटू 9 36। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है प्रूव इरैशनैबिलिटी। इसमें हमें क्या करना होता है? हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या फिर कोई रैशनल नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए 7 √5 है, ऐसा कोई नंबर, या फिर 3 + 2 √2 कुछ ऐसा नंबर है। तो हमें इन्हें इरैशनल प्रूव करना होता है। मैथ्स में ना ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर आपको कुछ प्रूव करने के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अज्यूम करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको इरैशनल प्रूव करना है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या हुई कि हम इन्हें रैशनल मान लेंगे, अज्यूम करेंगे इन नंबर्स को रैशनल। मतलब सबसे पहला स्टेप, जब भी हमें ये सम आए तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अज्यूम द नंबर टू बी रैशनल। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। उससे बाद हम क्या करेंगे? अगर हम किसी नंबर को रैशनल मान रहे हैं तो हम उसे उसकी डेफिनेशन के हिसाब से P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं है और P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लगाएंगे उसके बाद डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो स्टार्ट करके देखते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम लेंगे √2
2। इसे हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम √2 टू बी अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो √2 लिखा जा सकता है P/Q की फॉर्म में, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q ये दोनों को प्राइम हैं। आर को प्राइम मतलब इनका HCF 1 होगा। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √2 को और Q को, आ जाएगा हमारे पास √2 इंटू Q इक्वल्स P। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या आएगा, √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P का स्क्वायर P स्क्वायर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपके पास आएगी। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, लेट P, अगर ये नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। मान लीजिए अगर 2 4 के स्क्वायर को यानी 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 अल्टीमेटली 4 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि q स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ p स्क्वायर ओवर 2। 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 p को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स p। और अगर 2p को प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 2 ने p को किसी नंबर पर, अज्यूम इट एज c, अगर 2 ने c पर p को प्रॉपरली डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर आएगा 0। मतलब p को हम 2 इंटू c लिख सकते हैं। हमने किया है ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो p इक्वल्स 2 इंटू c आ सकता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट p इक्वल्स 2c, जहाँ पर c कोई भी, c p एनी नेचुरल नंबर। इसके बाद अब हम इन्हें स्क्वायरिंग करेंगे। p स्क्वायर आ गया, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब इसे हम नोट करेंगे एज 1, इसे नोट करेंगे एज 2। p स्क्वायर 2q स्क्वायर के बराबर है, p स्क्वायर 4c स्क्वायर के बराबर है, तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई 4 2 आ गया, q स्क्वायर इक्वल्स 2c स्क्वायर। यहाँ पर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, मतलब 2 q को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। यहाँ पर हमने लिखा 2 डिवाइड्स p, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 डिवाइड्स q, मतलब 2p और q का एक कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन हमने ये अज्यूम किया था कि p और q दोनों का HCF 1 है, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसको मैं 1 रोमन नंबर्स में लिख लेती हूँ, इसको रोमन नंबर्स में 2 लिख लेती हूँ। और ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस फैक्ट को कि p और q को प्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन आई कहाँ से है, जब हमने अज्यूम किया √2 को रैशनल नंबर, तभी तो हमने लिखा कि p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q को प्राइम है। मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से आ रही है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन से आ रही है। हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that p and q are co-prime. This contradiction arises, कहाँ से अराइज हुई, फ्रॉम
आर रॉन्ग अजम्पशन। हमारी अगर अजम्पशन ही रॉन्ग है कि वो रैशनल नंबर है, इससे क्या प्रूव होता है? दस या देयरफॉर √2 इज इरैशनल। तो यही तो हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अब मान लो अगर यही चीज़ मेरे से √3 के बारे में पूछी गई है कि √3 को हमें प्रूव करना है कि वो इरैशनल है, तो हमें क्या करना है? अज्यूम करना है √3 टू बी अ रैशनल नंबर। फिर हम क्या करेंगे? √3 को p/q की फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q आर को प्राइम। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू q इक्वल्स p, देन स्क्वायरिंग करेंगे, 3 आ गया, इसका q² आ गया, इसका p² आ गया। यहाँ पर 3 p² को डिवाइड कर रहा है। अगर वो p² को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स वो p को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 डिवाइड्स p। उसके बाद अगर वो p को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स हम p को 3c भी यानी नेचुरल नंबर, हम उसे 3c की फॉर्म में लिख सकते हैं, p इक्वल्स 3c। अब इसको स्क्वायर करेंगे दोबारा से, तो p² इक्वल्स 9c² आ गया। यहाँ पर p² 3q² के बराबर था, यहाँ पर p² 9c² के बराबर है, तो मतलब 3q² इक्वल्स 9c² आ गया। 3 9 से डिवाइड हुआ तो 3 आ गया। q² किसके बराबर आया? c² के। यहाँ पर 3q² को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स 3q को भी डिवाइड करेगा। 3 डिवाइड्स q, 3 डिवाइड्स p, 3 डिवाइड्स q। दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं द फैक्ट दैट p एंड q आर को प्राइम। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से अराइज हुई? हमारी रॉन्ग सपोजिशन से कि √3 एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, और अगर वो रॉन्ग है तो इसका क्या मतलब है? कि √3 इरैशनल है। हेंस प्रूव्ड, बात खत्म।